हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? लास्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के डिफरेंट क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो आज का भी टॉपिक सेम है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका अपने को पता था, स्ट्रेट लाइन और लाइंस के बीच का स्पेसिंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है इन और ठीक, अब यहाँ पे मान लीजिए हमने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ठीक है, और पूछ लिया, मान लिया कि इसके बीच का डिस्टेंस हम चाहे तो एक स्क्वायर भी ट्रीट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, स्क्वायर ऑफ साइड ए मान लीजिए। ठीक है, और दिस इज पॉइंट ए बी सी एंड दिस इज डी। ठीक है, पूछ लिया कि कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, इस चीज़ को हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अपने को पता है, अपने लास्ट लेक्चर में अपन ने डिराइव किया था कि v इनिशियल माइनस v फाइनल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट dl। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को अपन यूज करेंगे यहाँ पे ये फाइंड करने के लिए कि पोटेंशियल की वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है। तो देखिए, v इनिशियल माइनस v फाइनल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे e कांस्टेंट है तो e को बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dr मतलब वेक्टर r। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, दिस विल बी इक्वल्स टू e वेक्टर e डॉट वेक्टर r। ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा अपने को v इनिशियल माइनस v फाइनल इज इक्वल्स टू e डॉट r, e डॉट b, ए बी cos थीटा मतलब e r cos थीटा, वेयर r इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, देखिए समझते हैं इस चीज को, कैसे इसको यूज करेंगे। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक, अगर हम बात करें पॉइंट ए और सी की, तो पॉइंट ए और सी में अगर हम देखें कि पोटेंशियल पॉइंट ए पे ज्यादा है या फिर पॉइंट सी पे ज्यादा है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट ए पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर है ना। पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट जो है आपका वो नीचे की तरफ है, ए से सी। ठीक है, तो आप देखिए इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। फॉर्मूले में पुट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट सी इज इक्वल्स टू, ई की वैल्यू है ई नॉट इंटू में आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू स्क्वायर मैंने बोला तो ये भी ए होगा, तो ई ए कॉस थीटा कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, मतलब वी ए माइनस वी सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मिलेगा पोटेंशियल एट ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट सी। मतलब ए और सी के लिए देखा जाए तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन द पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की अगर हम पोटेंशियल के बारे में बात करें तो हम लिखेंगे पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी इज इक्वल्स टू ई नॉट। यहाँ भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ भी कितना है, ए है। ठीक है, अब देखिए एंगल कितना है, ए से बी की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ई ए कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ से मिलेगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू ई नॉट ए। इसका मतलब क्या है, वी ए इज इक्वल्स टू ई नॉट ए प्लस वी बी।
यहाँ से एक चीज और फाइंड होती है, एक चीज और दिखती है यहाँ पे कि हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से ज्यादा है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल्स टू ई नॉट ए प्लस वी बी, है ना। वी बी के पोटेंशियल पॉइंट बी के पोटेंशियल से इतनी वैल्यू ज्यादा है पोटेंशियल ए की, है ना, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। मतलब सिंपली हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। तो यहाँ से एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आता है, बहुत अच्छा निष्कर्ष निकल के आता है, और वह निष्कर्ष ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हायर पोटेंशियल से, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ए से बी की तरफ है ना। इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज, पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, देख लीजिए, समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। तो देखिए ए बी सी के बारे में पता चल गया, ठीक है। डी के बारे में भी अगर आप फाइंड करना चाहोगे तो आपको दिखेगा कि पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट डी। ठीक है, कितना ज्यादा हो, इतना ही ज्यादा होगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, जैसे डिस्प्लेसमेंट देख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट एक इधर होगा और एक इधर होगा। इधर की वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या, पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कि पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी। ठीक है, डिफरेंस किसकी वजह से मिलेगा, सिर्फ इसी की वजह से मिलेगा जिसकी वैल्यू कितनी है, ई नॉट ए। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट दिया होगा, ऐसा ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये साइड और ये साइड इक्वल है ए लेंथ का। ठीक है, और ये जो हाइपोटेन्यूज दिख रहा है, जो डायगोनल दिख रहा है, ये इसकी वैल्यू कितनी है, मतलब पाइथागोरस से कैलकुलेट कर लोगे, √2a आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। ठीक है, सेकंड है आपका पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट सी। थर्ड है आपका पोटेंशियल एट ए माइनस सी। तीनों पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो अपने को पता है v इनिशियल माइनस v फाइनल इज इक्वल्स टू e डॉट r cos थीटा। ठीक है, e r cos थीटा। ठीक है, वैल्यू रखते हैं सबसे पहले v a माइनस v b, तो v a माइनस v b इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है e नॉट। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है, a है, तो a और यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 90 है, तो cos 90 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, मतलब v a माइनस v b इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड देखते हैं v b माइनस v c, तो v b माइनस v c इज इक्वल्स टू e नॉट, यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, a cos 0, एंगल 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस e नॉट a हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये एंगल कितना होगा, थर्ड पॉइंट देखिए, मेन डिस्कशन इसमें इसी का था, तो वी ए माइनस वी सी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट ई नॉट, डिस्टेंस कितना है, √2a। ठीक है, √2a, और आपका एंगल कितना है, cos, एंगल देखिए 45 डिग्री हो, समद्विबाहु त्रिभुज 45, तो ये भी कितना होगा, 45। तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज कितना, 45, तो cos 45 की वैल्यू कितनी हो गई है, 1/√2 कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए आप, तो वी ए माइनस वी सी की वैल्यू कितनी आ रही है, ई नॉट ए। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी बी एंड वी सी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए एंड वी सी। ऐसा क्यों आ रहा है, जैसा कि मैंने लास्ट
क्वेश्चन बताया था कि इधर अगर आप देखो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट ये आएगा और दूसरा कंपोनेंट ये आएगा। इस कंपोनेंट में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, तो सिर्फ यहाँ मिलेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, इसी के बराबर तो होना चाहिए। देखो पास में आ रही है। तो ये कुछ बेसिक और सिंपल क्वेश्चंस थे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई यूनिफॉर्म कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है जिसकी वैल्यू है 100 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह एक्स एक्सिस से 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, दोनों का कोऑर्डिनेट अपने को दे रखा है। पूछ रहे हैं कि फाइंड वी ए माइनस वी बी, दोनों ही पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्स एक्सिस कितना 100 cos 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 आई कैप, 50 न्यूटन पर कूलम आई कैप एक्स एक्सिस में हो गए, ठीक है। अब देखेंगे अपन वाई एक्सिस में, तो ई वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 sin 60 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू 100 sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 जे कैप, मतलब अपन लिख सकते हैं इसको कितना 50 √3 जे कैप, ठीक है। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया वेक्टर फॉर्म में, दैट इज इक्वल्स टू कितना 50 आई कैप प्लस 50 √3 जे कैप, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं वेक्टर आर की। तो वेक्टर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पोजीशन वेक्टर बी माइनस ए कितना हो जाएगा 4 - 3 दैट इज इक्वल्स टू 1 आई कैप एंड 6 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 4 जे कैप, ठीक है। तो अपने को पता है v इनिशियल माइनस v फाइनल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट dl, ठीक है, दैट इज सिंपली e डॉट r, ठीक है। तो e की वैल्यू कितनी है 50 आई कैप प्लस 50 √3 जे कैप डॉट आई प्लस 4 जे कैप, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन, वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 प्लस 50 √3 इंटू है 4 that will equals to 50 plus 200√3 ये आपका आंसर है डेल्टा वी की वैल्यू, ठीक है। देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बात करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि यूनिवर्स में कोई भी बॉडी है तो वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना चाहता है, डिक्रीज करना चाहता है, ठीक है। जैसे हम कोई भी पार्टिकल लें, उसको h हाइट से छोड़ेंगे तो वो क्या करेगा, नीचे जाएगा। h हाइट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh है। जब वो ग्राउंड पे पहुंचता है, सतह पे पहुंचता है, तो उसकी हाइट कितनी हो जाती है 0 हो जाती है, तो वहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है 0 हो जाता है। मतलब हर कोई अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करने की कोशिश करता है, क्योंकि जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है वैसे वैसे स्टेबिलिटी बॉडी की जो होती है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो हर एक बॉडी पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहता है, इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि हर बॉडी स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। तो देखिए चार्ज के केस में क्या होता है, जैसे कि हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। एक रेफरेंस ले लिया मैंने, मान लिया कि यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, यहाँ पे मेरा यहाँ पोटेंशियल 0 है और यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू v है और यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू -v है, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल है q और एक चार्ज पार्टिकल है -q, ठीक है। दो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और दोनों ही पार्टिकल
एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू है, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है। अब अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को छोड़ेंगे पॉजिटिव क्यू को तो क्या होगा? देखिए क्वेश्चन क्या है कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को छोड़ेंगे तो वो क्या करेगा, किधर मूव करेगा, प्लस क्यू की तरफ, सॉरी प्लस वी की तरफ मूव करेगा या फिर माइनस वी की तरफ मूव करेगा। अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है, तो ये माइनस होना चाहिए और ये प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, किधर मूव करेगा चार्ज पार्टिकल? अगर हम प्लस क्यू को छोड़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर है, इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, है ना, इधर लगेगा, तो ये चार्ज पार्टिकल इधर मूव करेगा। जब ये यहाँ पे मूव करेगा, मान लीजिए यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द क्यू, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द क्यू विल बी इक्वल्स टू माइनस क्यू बी, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस क्यू बी, एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू में चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज था तो ये है। अब अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को छोड़ेंगे तो क्या करेगा ये, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इसके ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन लगेगा इधर की तरफ, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल इधर मूव करेगा, मान लीजिए यहाँ पहुंचता है तो यहाँ पे पहुंचेगा, तो फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यू विल बी इक्वल्स टू माइनस क्यू बी, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है पोटेंशियल पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है, ठीक। तो देखिए दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल जो क्यू मूव कर रहा है, ये इसका ये पॉजिटिव, ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी ये अपनी पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बात करें तो फॉर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पोटेंशियल भी डिक्रीज हुआ है और पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम अगर देखें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए तो फॉर माइनस क्यू देखिए आप ध्यान से, जब ये इधर मूव किया तो इसकी पोटेंशियल क्या हुई, इसकी पोटेंशियल इंक्रीज हुई है, देखिए 0 से प्लस वी की तरफ गया, ठीक है। लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखिए डिक्रीज हुई है। पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही केस में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही केस में डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो हम कहना चाह रहे थे कि ये बिल्कुल सत्य है कि जब भी किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ेंगे तो वो हमेशा ही उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होने के चांसेस ज़्यादा हो, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा, नो। देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि चार्ज पार्टिकल हमेशा अपनी एनर्जी को कम करना चाहेगा, पोटेंशियल को कम कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। पॉजिटिव के केस में कम किया, नेगेटिव के केस में पोटेंशियल को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। बट दोनों ही केस में पोटेंशियल एनर्जी को इसने क्या किया है, डिक्रीज किया। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, इसको बेस करके असर्शन रीजन के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और अच्छा क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस वैसा सरफेस होता है जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है, मतलब ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे किसी भी चार्ज सिस्टम की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहे, सेम रहे, ऐसे सरफेसेस को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इसको समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाते हैं लोग, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप देखिए तो पोटेंशियल यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन अगर खींच दिया जाए तो यहाँ पे हर एक जगह पे इस लाइन पे पड़ने वाले हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। मतलब एक लाइन पे, इस लाइन पे, इस स्ट्रेट लाइन पे पोटेंशियल वैल्यू क्या है, सेम है। अगर इसको 3D में देखा जाए तो आप इसको पकड़िए, यहाँ से खींच दीजिए, 3D बन जाएगा। ये 2 डायमेंशन ऑलरेडी है, इसको यहाँ से पकड़ के खींच दीजिए तो क्या बन जाएगा, ये 3D बन जाएगा। सोचिए अगर एक लाइन को खींचा जाए तो वो क्या बन जाएगा, एक प्लेन बन जाएगा। देखिए
एक प्लेन बनेगा। अगर ये लाइन थी मेरी, ठीक है, यहाँ से इसको पकड़ के खींचा तो क्या बना, एक प्लेन बना। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में जो एक सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो क्या होता है, प्लेनर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या है, ये प्लेनर सरफेस है। नेक्स्ट अगर हम देखें पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज में देखिए चार्ज रखा, ठीक है, यहां से अगर आर डिस्टेंस पे हम पोटेंशियल चार्ज क्यू है, आर डिस्टेंस पे अगर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर, बोलो हाँ कि ना। ठीक है ना। अब अगर आर डिस्टेंस पे ही ये सारे पॉइंट, ये सारे डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, रेडियस के बराबर है, आर है, मतलब हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू अगर यहाँ पे चार्ज रखा जाए तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब पॉइंट चार्ज के लिए, ये पॉइंट चार्ज के लिए आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो क्या होता है, एक सर्किल होता है ना, सर्किल होता है। ठीक है, लेकिन ये देखिए ये 2D फिगर है, अगर इसको 3D में आप देखें, अगर मान लीजिए ये आर के बराबर है तो यहाँ पे भी पॉइंट चार्ज रखा होगा तो वहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। उसी तरीके से ऐसे 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 कहीं पे भी अंदर की तरफ, बाहर की तरफ आर डिस्टेंस पे जितना भी चार्ज रखा होगा, हर एक चार्ज की वजह से जो हर एक पॉइंट पे, सॉरी हर एक पॉइंट पे, यहाँ से हर एक पॉइंट्स पर, है ना, एक स्फीयर बनेगा। स्फेरिकल पॉइंट पे हर एक स्फीयर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी रहेगी, सेम रहेगी, के क्यू बाई आर। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं पॉइंट चार्ज के केस में जो भी पोटेंशियल सरफेस होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए अगर हम लाइन चार्ज सोर्स के बारे में बात करें, कुछ ऐसा होता है लाइन, है ना, और अपने को पता है लाइन की वजह से इनफाइनाइट लाइन अगर हम लें तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2k लैम्डा बाई डी, अगर ये डिस्टेंस डी है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा पर मीटर, तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे हर एक डिस्टेंस डी पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, इधर भी, ठीक है, डी डिस्टेंस में। अब अगर इसको आप रोटेट कर दो, 360 डिग्री रोटेट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, एक सिलेंडर मिल जाएगा। देख लीजिए, एक सिलेंडर मिल जाएगा। इसका मतलब कि लाइन चार्ज सोर्स के लिए आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम बोले पॉइंट चार्ज, सबसे पहले हमने देखा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसा था, प्लेनर था, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए क्या है, स्फेरिकल है। ठीक है, और आपका लाइन चार्ज के लिए क्या है, लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल है। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ में है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नथिंग बट द लोकस ऑफ सच पॉइंट्स वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू इज सेम। ऐसे पॉइंट्स जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू किसी भी चार्ज सिस्टम की वजह से क्या हो, सेम हो, ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। पोटेंशियल सरफेस के अगर हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, जैसे सबसे पहले मैं बात करूं, एक सेकेंड, देखिए 3 सिस्टम देखे थे हमने, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज और लाइन चार्ज। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्लेनर था, पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल था, लाइन चार्ज के लिए क्या था, सिलेंड्रिकल था।
ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू क्या है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। जैसे देखिए ये प्लेन है ना, आपका प्लेन जो है वो कैसा है, ऐसा है, 3D है। प्लेन के ये बोर्ड के अंदर और बाहर की तरफ, प्लेन बोर्ड के अंदर और बाहर की तरफ, तो उसके बीच में एंगल देखिए, प्लेन और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। ठीक है, तो ऑलवेज परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज always perpendicular to equipotential surface. Electric field lines is always perpendicular to equipotential surface. ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉइंट चार्ज से हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ निकलती है, बाहर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सा है, ये स्फेरिकल है। देखिए हर एक पॉइंट पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री, ऑलवेज परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। सरफेस के हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है, ये पहली प्रॉपर्टी है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, दूसरा work done in moving a charged particle on equipotential surface is always zero. ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हम चार्ज को मूव कराते हैं तो उसमें जो किया जाने वाला कार्य होगा उसका मान हमेशा शून्य होगा। वर्क डन इन मूविंग द चार्ज पार्टिकल ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल ऑलवेज बी जीरो। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हम चार्ज को मूव कराते हैं तो वहां पे वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी जीरो। क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू में V होता है, और चेंज इन V की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो। इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, तो एनर्जी क्या रहती है, हमेशा सेम रहेगी। और अपने को पता है वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बिकॉज दिस वैल्यू इज व्हाट, जीरो। इसलिए वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टीज यही है, थर्ड प्रॉपर्टी यही है कि पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी सेम। पोटेंशियल, एक्चुअली ये फर्स्ट होना चाहिए, पोटेंशियल ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सेम। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, हमेशा होती है, होनी चाहिए, होती ही है। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज थे आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। ठीक है, देख लीजिए, समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। ये देखिए एक सिस्टम है, एक मेटेलिक सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, उस मेटेलिक सॉलिड स्फीयर को हम लोग किसी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो स्फीयर से, स्फीयर को रखने के बाद कुछ इस तरीके से पास होंगी। चार ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा पाथ सही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, आपको हिंट के लिए मैं बता दूं, हिंट के लिए क्या मतलब, मैं आपको भी बता दूं, गॉस लॉ जब हम पढ़ेंगे तब वो चीजें क्लियर होंगी। किसी भी मेटेलिक स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो मेटेलिक के अंदर नहीं होती है ना। किसी भी मेटेलिक स्फीयर, किसी भी कंडक्टर के अंदर, कंडक्टिंग डिवाइस, कोई कंडक्टिंग मटेरियल, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो नहीं होगा, है ना। इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी अगर वो मेटेलिक मतलब कंडक्टिंग डिवाइस है, कंडक्टिंग मटेरियल है। ठीक है, तो अंदर तो नहीं होगा। तो ऑप्शन बचता है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में कौन सा सही होगा। ठीक है, हम लोगों ने अभी प्रॉपर्टीज में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर निकलता है, लेकिन ये देखिए लाइन परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर क्या है,
डी, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायपोल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दैट विल बी द लास्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।